देखो कुछ फंक्शंस के क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ तुम्हारे उसके हैं, आईटीएफ के हैं, और कुछ एक क्वेश्चन मैंने जिस तरीके का तुम्हारा टेस्ट बना हुआ है ना, थोड़े उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कुछ हमने कल कर लिए थे, कुछ आज कर लेना। देखो ये तो आई थिंक सबका हो गया होगा, ये तो क्वेश्चन आसान था। ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एक आपका आया हुआ एग्जाम में, मतलब इस टाइप का है, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, तो तुमको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, इसका आंसर तो निकाल सकते हो आराम से। देखो मीन की बात हो रही है, मीन निकाल लो। टर्म्स में क्या क्या ऐड करा है, एक में वन स्क्वायर ऐड करा, फिर टू स्क्वायर, फिर थ्री स्क्वायर, फिर अप टू एन स्क्वायर। तो वैसे ही मतलब दिमाग में करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। मीन क्या करते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर, एन ऑब्जर्वेशन है, और तुम लोग हर टर्म में ये ऐड कर रहे हो, पहली में वन स्क्वायर ऐड कर दिया, दूसरी में टू स्क्वायर ऐड कर दिया। तो एक बात बताओ, पहली जो एन टर्म्स थी, ठीक है, उसको तुमने ऐड करके लिखा हुआ था, सपोज ये वो एन टर्म्स है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एन। अब इन्हीं टर्म्स के अंदर तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर तुमने वन स्क्वायर ऐड कर दिया, इसके अंदर तुमने टू स्क्वायर ऐड कर दिया, इसके अंदर तुमने थ्री स्क्वायर ऐड कर दिया, और ऐसे ही एक लास्ट टर्म तुम्हारी एनथ टर्म रही होगी, उसके अंदर तुमने एन स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मुझे मीन निकालना है तो येलो पार्ट और ब्लू पार्ट को ऐड करके अपॉन में एन कर दूंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो चेंज नहीं हुए ना, हमने टर्म्स के अंदर ही एडिशन किया है। तो यहाँ पर ये तो आपका ओरिजिनल मीन था ही। देखो मैं इसको कलर से ही दिखा देती हूँ भाई, ये आप अलग अलग ले जाओ। ठीक है, और ब्लू वाले पार्ट के नीचे इसको अलग ले जाओ, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर अपॉन में एन। ये तो क्या है, ये तो मीन ही है जो तुम्हारा था बिना ऐड किए। ये तुम्हारा इस वजह से क्रिएट होगा क्योंकि तुमने हर टर्म में कुछ ना कुछ ऐड किया है। तो मीन में क्या ऐड हो गया, बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिखा हुआ, ऊपर उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन बाय में सिक्स, और एक एन नीचे है, एन से एन कट जाएगा। तो मीन में अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हो गया या क्या चेंज दिख रहा है तुम्हें, मीन के अंदर कुछ आपका पोर्शन ये वाला ऐड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसने यही पूछा है, मीन गेट्स इंक्रीज्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है रोहित बेटा। तो ये आसान था, इसको ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेपर में। चलो ये आपका फंक्शन का क्वेश्चन है। इनपुट आप क्या दे सकते हो, सारे रियल नंबर दे सकते हो एक्सेप्ट जीरो एंड वन। ठीक है, तो मतलब आप एफ वन तो डाल, मतलब आप एफ वन तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, वन तो डाल ही नहीं सकते अपनी तरफ से, ना जीरो डाल सकते ना वन डाल सकते, तो हम कम से कम वैल्यू टू ही डाल सकते हैं, और इसने आपसे एफ टू की ही वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखो एफ टू की वैल्यू इसने पूछी है, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि मेरा मेरा एफ टू यहाँ से क्रिएट हो जाएगा अगर मैं एक्स की जगह क्या डाल दूंगी, टू डाल दूंगी। तो सबसे सिंपल काम यही करते हैं एक बार, कि अगर एफ टू चाहिए तो एक्स की जगह क्या डाल दो, टू, तो ये बनेगा एफ टू प्लस एफ ऑफ वन बाय टू, वन बाय वन माइनस टू, तो ये माइनस वन बनेगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स की जगह तुम टू डाल रहे हो तो थ्री के इक्वल आ गई। ठीक है, अब तुमको एफ टू चाहिए तो तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए कि भाई ये जो पार्ट है एफ ऑफ माइनस वन, ये तुमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये हटेगा नहीं तुम एफ टू तक नहीं पहुंच सकते, या तो कहीं से इसकी वैल्यू निकालो या इसको हटाओ, दो काम में से एक काम करना पड़ेगा। अब एफ ऑफ माइनस वन, फिर से मेरे दिमाग में आ रहा है भाई एफ ऑफ माइनस वन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह इस बार क्या डाल देता हूँ, माइनस वन। तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस वन प्लस, यहाँ क्या बनेगा, एफ ऑफ वन बाय वन माइनस ऑफ माइनस वन, वन बाय टू बन जाएगा ना, एफ ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू क्या आ गया, ये तो जीरो ही बन गया। ठीक है, अब बताओ क्या करें। ठीक है, मेरा बन तो गया एफ ऑफ माइनस वन, मैं इन दोनों को माइनस करके एफ ऑफ माइनस वन हटा दूंगी, लेकिन मेरा एक और एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, एफ ऑफ वन बाय टू। ये भी पुट कर देंगे मैम इसमें। हाँ, टू डाल देंगे फिर टू आ जाएगा। क्या डाल देंगे बेटा, दोबारा बोलो एक बार। वन बाय टू डाल देंगे क्वेश्चन में। वन बाय टू डाल देंगे, ठीक है।
x इज इक्वल टू 1/2। तो आप डालोगे तो f ऑफ 1/2 प्लस में यहाँ कितना बनेगा 1/2 डालोगे तो हम 2 बन जाएगा। f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 1/2 डालोगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, क्या करो अब इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने से क्या बनेगा, ये वाला पार्ट तो कट ही जाएगा। f ऑफ 2 माइनस थर्ड f ऑफ इक्वेशन जैसे बन 1/2 जाएगी। इज इक्वल टू 3। तीसरी हमारे पास क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख रही हूँ, f ऑफ 2 आगे लिख दिया और ये वाला पीछे लिख दिया ताकि मैं माइनस डायरेक्ट कर दूं। f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अब क्या कर दो तुम, ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ f2 इज इक्वल टू 9/2। तो f ऑफ 2 क्या आ गया 9/2। ठीक है, ये तो आई थिंक हो गया होगा सबका। नेक्स्ट देखो ये आसान था, अगला बताओ क्या करोगे। देखो इसमें एक अप्रोच तो तुम यही लगाओगे कि n की वैल्यूज पुट करोगे जैसे तुम अभी पीछे करते आ रहे हो। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में तुमने पढ़ा वो यूज होगा। टेलीस्कोपिंग सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना तुम लोगों ने एक, या फिर आधे बच्चों ने वीएन मेथड करके पढ़ा होगा उसको। हुआ है किसी का सॉल्व ये, कर लो, करो ट्राई, पर मैं 2 मिनट दे रही हूँ तुम्हें। एफ ऑफ 1 आपको दे रखा है, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 डाल के देखो, एक पैटर्न मिलेगा तुम्हें। वो पैटर्न मिल जाएगा, उसके बाद तुमको एफ ऑफ एन की वैल्यू भी पता चल जाएगी। वहां वैल्यू पुट करके देखो क्या बन रहा है। पैटर्न बन रहा होगा ना। एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 तो आपको दे ही रखा है। पैटर्न के लिए मैं क्या करूंगी, 2 डाल के देख लूंगी इसमें। ठीक है, डालो एक्स और वाई को, क्या डालो f2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, x को 0 डाल लो, y को 1 डाल लो। f2 कैसे बनेगा, x को 1 डाल लो, y को 1 डालो, तब बनेगा ना f2। तो ठीक है, f2 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, यही बना। f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे पता है 1/5 प्लस 1/5, ये कितना हो गया 2/5। ठीक है, 2/, यहीं से चमक के आ गया तुम्हें। वैसे तो देखो एक और निकाल के देखना चाहिए। 3/5 हो जाएगा फिर। हाँ, पर अभी तो चमक ही रहा है तो हम चलो फिर भी निकाल लेते हैं। f3 कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या पुट करते हैं, x को 2 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो। x को 2 पुट करो, y को 1 पुट करो, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा f ऑफ 3। ये हो गया आपका f2 प्लस में f1। f2 तुमने निकाल लिया 2/5, f1 क्या है 1/5, तो ये कितना बन गया 3/5। f1 था 1/5, f2 है 2/5, f3 है 3/5, तो fn क्या हो जाएगा n/5। क्लियर है इतना। ठीक है, अब हमें इस चीज की वैल्यू मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और रिलेशन हमें ये दे रखा है, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से m। आपको fn की वैल्यू पता चल गई n/5 अपॉन में क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/12। n से तो n कट गया, 1/5 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, अंदर क्या बन गया, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू m 1/n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/12। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम सीक्वेंस एंड सीरीज में कैसे सॉल्व करते थे, तुम इन डिनोमिनेटर का यूज करके ऊपर 1 क्रिएट करते थे, तो ऊपर क्या लिख सकती हूँ मैं, हम 1 n कैसे आएगा, माइनस हाँ n प्लस 1। n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। ठीक है, 1/5 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू m, ऊपर लिख सकती हूँ क्या, ये 1 बनाना है मेरे को, नीचे वालों का यूज करके, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, 1 बन जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो अपॉन में क्या है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12। अब क्या करोगे, अलग अलग ले लो, इसके नीचे अलग ले लो ये डिनोमिनेटर और इसके नीचे अलग ले लो, क्या बनेगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू m। n प्लस 2 के नीचे अलग से लोगे तो क्या बनेगा, n प्लस 2 से n प्लस 2 कट जाएगा, 1/n प्लस 1।
माइनस इसके नीचे अलग से लोगे तो बनेगा 1/n+2। ठीक है, यही कोशिश थी मेरी। अब जब तुम समेशन ओपन करोगे ना तो सारी टर्म्स कट जाएंगी, एक तो सबसे बड़ी बचेगी और सबसे छोटी बचेगी। पुट करके देखो एक बार n की वैल्यू, पहले 1 पुट करो, क्या आंसर मिलेगा? n की वैल्यू 1 डालोगे तो मैम 1/2 माइनस 1/3। हाँ सॉल्व करके देखो ना बेटा। हाँ मतलब सॉल्व मत करना, कट जाएंगे टर्म्स। 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। n की वैल्यू 2 डालोगे तो 1/3 माइनस 1/4, यस मैम। ठीक है। एक और डाल लो, n की वैल्यू क्या डाली थी हमने, एक आगे वाली और डालो तो वो तुम्हें वैसे चमक ही क्या होगा, +1/4 माइनस 1/5 बनेगा। और लास्ट में जाके m और डाल दो, क्योंकि तुम्हें m तक जाना है ना, 1 to m। तो m डालोगे तो बनेगा 1/m+1 माइनस 1/m+2। तो सब कुछ कट जाएगा ये, एक तो आपका 1/2 बचेगा और एक क्या बचेगा, ये लास्ट वाला टर्म -1/m+2। तो हमारा आंसर बच क्या गया, 1/5 1/2 माइनस 1/m+2। और ये किसके इक्वल था, 1/12 के इक्वल। यहां से m निकल जाएगा क्या, m ही निकालना था आपको। देखो क्या आ रहा है यहाँ से m, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैम 6 आ रही है क्या? 6 नहीं बेटा, 10 आनी चाहिए। ये 1/5 भी है साथ में, यस मैम 10 नहीं आ रही है, सॉरी। ठीक है। 10 आ जाएगी यहाँ से। तो समझ आ गया क्वेश्चन में किया गया। ये इसमें ईयर मेंशन नहीं है, ये 2023 का ही क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें तुमने क्या किया, एक बार पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, उससे तुम्हें एफ एन की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद तो तुमने बस ये यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर्स को या न्यूमरेटर को इस तरीके से चेंज किया कि तुम ये वाली टर्म क्रिएट कर सको, ताकि सब कुछ कट जाए, तुम्हारे सिर्फ 2 ही टर्म्स बचे। उसके बाद तुम ओपन करके उसको अपनी एन की वैल्यू निकालो, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक बार, ये वाला हुआ है किसी का? इसमें भी तुमको पैटर्न ही ऑब्जर्व करना, और इसमें भी बहुत सुंदर पैटर्न आ रहा होगा, सिंपल था बिल्कुल। देखो एक बार, F1 की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है 3। F2 बताना जरा एक बार, F2 के लिए क्या करोगे? मैम 3 स्क्वायर। F2 के लिए आपको x को भी 1 डालना पड़ेगा और y को भी 1 डालना पड़ेगा। तो x को भी 1 डालोगे, y को भी 1 डालोगे, तो F1 इंटू F1 बन जाएगा। ये हो गया F1 का स्क्वायर, F1 था 3 तो 3 का स्क्वायर। बस यहीं से पैटर्न समझ जाओ। वैसे तो एक दो और निकाल लेना, बट अभी के लिए समझ जाओ। F3 क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या करो, x को 2 डाल दो, y को 1 डाल दो, ठीक है। ये बनेगा F2 इंटू में F1। F2 की वैल्यू 3 स्क्वायर, F1 की वैल्यू 3, ये कितना हो गया 3 क्यूब। तो यहाँ एफ के का जिक्र हो रखा है। मुझे एक बात बताओ, एफ के कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 की पावर के। F1 3 था, 3 मतलब 3 की पावर 1। F2 3 की पावर 2 है, F3 3 की पावर 3 है, तो एफ के क्या हो जाएगा 3 की पावर के। तो ये वैल्यू आप डाल दो वहां पर और समेशन कर दो, बस यही था। मैम हम इसमें y की वैल्यू 2 डाल सकते हैं, x की वैल्यू 1। फिर से बोलो, y की वैल्यू डाल हम लो, जैसे क्या आपने दिए फर्क ना, पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये इधर आ जाएगा और ठीक ये है वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। आंसर सेम आएगा। अब देखो समेशन ओके। k इज इक्वल्स टू 1 टू n एफ की। एफ के की वैल्यू कितनी आई है, 3 की पावर के। एक एक करके डालो, के की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 बनेगा, के की वैल्यू 2 डालोगे तो 3 स्क्वायर बनेगा, और उसका समेशन करना है तुम्हें। तो बेसिकली ये जीपी बन जाएगी क्या, इसकी वैल्यू आपको 3279 दे रखी है, ये जीपी बन गई। जीपी का फॉर्मूला आता है सबको, ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन r-1। तो ये बनेगा 3 इंटू में 3 की पावर n-1 बाय में 3-1 इज इक्वल्स टू 3279। बस अब इसको सॉल्व कर लेना। करो एक बार सॉल्व, इसको कैसे करोगे, यहाँ पे 3 की पावर n बचा लो खाली, इधर भी जो नंबर आएगा ना वो 3 की पावर n में तोड़ के लिख, मतलब 3 की पावर्स में उसको लिख देना, अपने आप कंपेयर करके n की वैल्यू आ जाएगी। मैम 7 आ रहा है।
हाँ 7 आएगा बेटा, ठीक है ठीक है। चलो ये और ट्राई करो, ये थोड़ा मतलब बाकियों के कंपैरिजन में इसका लेवल ठीक है थोड़ा क्वेश्चन का। करो एक बार को ट्राई करो इसको। देखो आपको कंडीशन ये दे रखी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एफ एन प्लस वन बाई एन एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। और इसके अंदर एक और कंडीशन भी दे रखी है कि जो इनपुट है आप 1 2 3 4 ही ले सकते हो, इसके अलावा नहीं ले सकते। फिर कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा, जो भी तुम जैसे मान लो फंक्शन के अंदर 1 डाल रहे हो तो कुछ आंसर आएगा, वो आंसर तुम्हारा उसका मोड जो है लेस देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो चार ही एलिमेंट्स हैं, चार ही एलिमेंट डाल के देख लेते हैं क्या सीन बन रहा है। 1 डाल के देखो एक बार, तुम जैसे ही F1 डालोगे तो क्या बनेगा, मतलब n की वैल्यू 1 डालोगे, n की वैल्यू तुमने 1 डाल दी, तो ये F1 प्लस 1 इंटू में F2 इज इक्वल्स टू 1, यही बन रहा है, ठीक है। ये मैंने डाला n की वैल्यू 1, फिर तुम डाल सकते हो n की वैल्यू 2, 2 डालोगे तो क्या बनेगा, F2 प्लस में 1/2 F ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1, यही बनेगा। क्या मैं यहाँ से F1 और F3 में रिलेशन निकाल सकती हूँ? पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर एक काम करो, यहाँ से भी F2 की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी F2 की वैल्यू निकालो, उनको इक्वल रख दो, F1 और F3 में रिलेशन आ जाएगा। कर सकते हो कि नहीं, बताओ क्या आएगा रिलेशन F1 और F3? F1 minus F3 by 2 is equal to 0. F1 माइनस F3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, हाँ बेसिकली ट्वाइस ऑफ F1 इज इक्वल्स टू F3 आ गया, ठीक है ठीक है। अच्छा n को 3 और डाल के देख लो, 3 डालोगे तो क्या बनेगा, F3 प्लस 1/3 F ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करें, एक और बच गया, उसको भी डाल के देख ही लो। F4 डालोगे तो ये सॉरी N4 डालोगे तो ये बनेगा F4 1/4 F ऑफ, यही बनेगा क्या? Yes, ma'am. Yes. अब कैसे करोगे बताओ इसको। यहां से F4 की वैल्यू निकालो एक बार, F4 की क्या वैल्यू निकलेगी, ये हो गया आपका, इधर जाएगा तो 1 माइनस F3 और एक 3 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यही आएगी, यही आएगी क्या, इसको ओपन कर लो, 3 माइनस 3 F3, F3 की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी F1 की टर्म्स में, Twice of F1. ट्वाइस ऑफ F1, यहाँ डाल दो एक बार, कितना आ जाएगा, 3 माइनस 6 ऑफ F1, ठीक है। अब एक चीज देखो, तुमने अभी ऊपर जो कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि तुम f के अंदर कुछ भी डाल रहे हो, फंक्शन के अंदर कुछ भी डाल रहे हो, तो जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसका मोड जो है लेस देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, यही है ना। तो मैंने f के अंदर 4 डाला तो मेरा आंसर ये आ रहा है, मैंने फंक्शन के अंदर 4 डाला, मेरा आंसर ये आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं लिख सकती हूँ क्या, ये 3 माइनस 6 F1 जो है, इसका जो मोड है बेसिकली वो क्या होएगा, लेस देन इक्वल्स टू 8 होगा। बताओ ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आ रही है क्या, F4 जो है इसका जो मोड रहा होगा F4 का, वो तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 8 रहा होगा, इस कंडीशन का यूज करके। समझ आ रही है सबको, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, फंक्शन के अंदर आपने कोई वैल्यू डाली, जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर इन्होंने बेसिकली ए से रिप्रेजेंट कर रखा है कि भाई तुम्हारा आंसर कुछ ए आ रहा है जो कि इंटीजर है, और उस ए की वैल्यू, उस ए का मोड जो है लेस देन इक्वल्स टू 8 होगा। तो मैंने क्या किया, अपने फंक्शन में 4 डाल दिया, तो मेरा कुछ आंसर आ रहा होगा, उसका मोड लेस देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर हम प्रॉपरली मोड को हटा दें, मोड हटा दिया मैंने, लिख सकते हो इसको ऐसे, ठीक है। या तो तुम यहाँ से कर लो, यहाँ मोड हटा दो, या तुम यहाँ करके और अब F4 की वैल्यू डाल दो, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सेम ही बात है। -8 लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 6 F1 लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ से F1 की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी वैल्यूज निकलेंगी F1 की बताओ, निकालो जरा।
दो ही वैल्यूज निकलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। एक बार तो -8 लेके सॉल्व करोगे, एक बार 8 लेके सॉल्व करोगे। लेकिन तुम्हारा एक इंटरवल बनेगा, उसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा तुम f1 की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो। f1 की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं वैसे, मेरे को एक बात बताओ। जब तुम फंक्शन के अंदर 1 2 3 4 डाल रहे हो, तो जो आउटपुट आ रहा है उसने सवाल में आपको दे रखा है कि वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा रिजल्ट आता है इसको सॉल्व करके नीचे, उसमें से तुमको सिर्फ इंटीजर वैल्यूज चूज करनी है। अब देख लो कितनी इंटीजर वैल्यू मिल रही है तुम्हें। 11/6 और 5/6। 11/6 और 5/6। नहीं, 5 तो नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं आ रहा आपका। मैम हाँ जी बेटा। मैम n इक्वल टू 4 हम ले सकते हैं। हाँ ले लो क्या। अच्छा अच्छा, यहाँ लिखा हुआ नहीं ले सकते, ठीक है, नीचे मेंशन कर रखा है। वैसे भी हमने खैर ये यूज किया ही नहीं, बट हाँ लिखा हुआ बेटा नहीं ले सकते, ठीक है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे लिखा हुआ था ना। बताओ अब एक बार, ये माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, क्या सीन है इसमें। माइनस का आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो चेक करो एक बार कैलकुलेशन। मैम माइनस का 6 जाएगा तो वैसे ही माइनस होगा, फिर माइनस से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे शायद। नहीं नहीं ठीक है, माइनस नहीं आएगा। नहीं, ये तो जो तुम्हारा रिजल्ट निकला है ना, ये तुमने सब कर के आए, मतलब करके आए, अब दोबारा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ माइनस। यही आएगा, देखो ठीक है, ये मैंने ठीक लिखा है। मैं आपका कैलकुलेशन चेक करवा रही थी कि आपका कुछ गलती हुआ होगा। ये आएगा। मेरे को ये बताओ f1 की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है इसमें। इंटीजर वैल्यूज देखनी है, 11/6 से छोटा है और -5/6 से बड़ा है। इंटीजर वैल्यू दो ही आ रही है, एक तो 0 और एक 1 इस इंटरवल में। तो f1 जो है या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो फंक्शन कितने बना सकते हो तुम। f2 की वैल्यू भी f1 पे ही डिपेंडेंट है, यहाँ से तुम f2 निकालोगे f1 का यूज करके, फिर f3 निकालोगे f2 की वैल्यू यूज करके। तो जितनी वैल्यूज f1 की पॉसिबल है उतनी तो फंक्शन बनाओगे, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो f1 पे ही डिपेंडेंट है। तो कितनी पॉसिबल है वैल्यूज, दो, तो फंक्शन भी कितने बना सकते हो, दो बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अगर तुम चाहो तो f2 f3 की वैल्यू निकाल के देख लेना, f4 की, इन सब से। मैम हाँ जी बेटा। मैम क्वेश्चन में लिखा है ए मतलब जेड से बिलोंग कर रहा है और ए जो है 8 से छोटा होना चाहिए। तो मैम आपने ए को F4 क्यों लिया है कंडीशन में। ए का मतलब क्या है, जब इस चीज का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर आपने कुछ डाला, जैसे डाल भी क्या सकते हो, वो भी इन्होंने दे रखा है, लिमिट आपको लगा दी कि भाई 1 2 3 4 ही डाल सकते हो आप फंक्शन के अंदर। तो आपने फंक्शन के अंदर 1 डाल दिया, आपका कुछ आउटपुट निकला, ये ए उस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 जब डाल दिया, तो f4 में कैलकुलेट करूंगी तो मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो ये देख लो, मैंने क्या किया, अल्टीमेटली f4 की वैल्यू डाल दी। f4 क्या है, बेसिकली तुमने फंक्शन के अंदर 4 डाला और तुम्हें आउटपुट मिल गया 3 - 6 f1, ठीक है। तो वो वैल्यू का मोड क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 8। क्लियर है ये चीज। यस मैम। f4 क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, फंक्शन के अंदर 4 डाल दिया, कुछ तो आंसर आएगा ना, तो वो आउटपुट ही होता है बेसिकली। तो उसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 होगा। ये आपको कंडीशन गिवन है और वही हमने अप्लाई की। तो आपका आंसर कितना आ गया क्वेश्चन का, सेकंड। अच्छा इसमें मार्क भी था, ये दो ही आएगा। चलो आगे नेक्स्ट करो। अच्छा इस पीडीएफ में मैंने ना कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारी ऐड करके एक बार रीड कर लेना, भेजूंगी तो। और कुछ आईटीएफ के क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल सिंपल है। शुरू में कोशिश करना तुम थोड़ा स्पीडली आंसर करो। जब भी ऐसा कोई सवाल होता है तुम क्या देखते हो, ये जो अंदर पड़ा है ये बाहर वाले की रेंज में होना चाहिए, यही देखते हो। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, मैम -π/2 से π/2। हाँ, तो 2π/3 है अंदर। तो जब तक ये उसकी रेंज में नहीं आएगा तुम इसको सीधा नहीं लिख सकते आंसर को, ठीक है। तो आप रेंज में लाने के लिए क्या करोगे, इसको 2π/3 को क्या लिख सकते हैं भाई, रेंज में लेके आओ। तुम्हें कैसे भी इसको सॉल्व करके -π/2 से π/2 के बीच में लेके आना है। पाई से माइनस कर देंगे। देखो उसको ऐसे लिख सकते, हाँ ठीक है बेटा, पाई से ही माइनस करेंगे। ये 2π/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ ना। पाई माइनस π/3 2π/3 होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा ही होता है। यस मैम। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये वाला जो पार्ट है, ये अंदर जो एंगल पड़ा है, ये तुम्हारा आ गया -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब तुम इसको सिंपल लिख सकते हो, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा,
पाई बाय 3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? कोई सा भी नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन। डी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, फटाफट बताओ अब, क्या ये इसकी रेंज में है? नो मैम, नो, कैसे चेंज करोगे इसको? रेंज इसको ये क्या पाई होती से है माइनस कर देंगे। -π/3। पहले रेंज बताओ एक बार, कोस इनवर्स। माइनस पाई से पाई, माइनस नहीं पाई बाय बेटा, 2 से पाई। नहीं वो साइन की होती है, और टेन मैम टेन 0 इनवर्स से की पाई, होती है, ओपन ब्रैकेट होती है। मैम क्या 0 जीरो से पाई। हाँ 0 to पाई। अरे इनको बैठ के ना रट लेना, ठीक है? मतलब आईटीएफ में तो तुम्हारे फॉर्मूले ही हैं, जितना रटोगे उतने नंबर आएंगे। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं 11th में, जितना मतलब रटोगे। देखो फॉर्मूले तो समझने का पार्ट सिर्फ तुम्हारा एक बार होता है, साल में तुम पढ़ते हो तो समझ लेते हो क्लास में, उसके बाद ना उनको रट ही लेना होता है, ज्यादा नहीं सोचना होता। स्पीड बढ़ जाती है फिर आपकी, आपको याद है तो। 0 to पाई में होना चाहिए, 5π/3 0 to पाई में तो है नहीं। तो कोई बच्चा क्या बोल रहा था कि इसको क्या कर दे, पाई में से माइनस कर दे, ऐसे बोल रहा था क्या? एक बच्चा बोल रहा था ना, यस पाई में मैं से बोल माइनस करने पे बनेगी क्या बात? पाई माइनस क्या लिखें, पाई माइनस बताओ क्या लिखें? मैम 0 आ रहा है आंसर। हाँ बेटा 0 आएगा। 5π/3 को क्या तोड़ के लिख सकते हो तुम? 2π माइनस π/3 लिख सकती हूँ क्या मैं? देखना जरा एक बार, 2π माइनस π/3 क्या हो जाएगा? 6π माइनस पाई, 5π/3 बनेगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2π माइनस पाई, कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है क्या? यस मैम। तो कोस इनवर्स π/3, कोस इनवर्स कोस π/3। तो आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा? π/3। इसी तरीके से ये बताओ, ये 5π/3 है, तो अब मैम जब तुम्हें पता चल गया -π/3 साइन इनवर्स साइन ऑफ, भाई तुमने यहाँ तोड़ा है ऐसे यहाँ तोड़ दो इसको, 2π माइनस π/3, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा, ये ध्यान रखना। ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है नॉलेज, जो तुम 11th में पढ़े थे। साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस, यार माइनस साइन π/3। अब साइन इनवर्स में तुमने पढ़ा होगा नेगेटिव एंगल्स होते हैं, तो नेगेटिव साइन में बाहर आ जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? साइन इनवर्स साइन π/3 ही बचेगा। तो कट के क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर? 0, ठीक है। नेक्स्ट वाले का मेरे को आंसर चैट बॉक्स में देना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि कौन कौन आंसर। अच्छा नेक्स्ट वाले का तो आंसर मार्क ही कर रखे हैं उन्होंने, चलो कोई नहीं, वैसे बता दो चलो कैसे करोगे। इसका भी तुम्हें वैल्यू निकालना है, बस वही चेक करना है कि ये इसकी रेंज में है कि नहीं, ये इसकी रेंज में है कि नहीं, ये इसकी रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में नहीं है तो रेंज में बना लो और फिर डायरेक्ट आंसर लिख दो। पहले वाला तो हम पार्ट कर ही चुके हैं, 2π/3 वाला। यस मैम। 6π/3 आया था इसका आंसर, इसको तो हट छोड़ो, ये तो तुम कर चुके। 7π/6 का क्या करोगे भाई? 2π प्लस π/3। मैम इसका -π/6 आ जाए। नहीं, एक बार मेरे को वैसे बताओ तुम कर क्या रहे हो? 7π/6 को तुम क्या लिख रहे हो? मैम पाई प्लस π/6। ठीक है, फिर कोस 180 प्लस थीटा π/6 बनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, कर सकते हो ऐसे भी। और कोई तरीका भी है क्या इसका? इसका एक बार आंसर मेरे को बताना। ये तो ठीक है, स्टेप तो ठीक है तुम्हारा। अब क्या लिखोगे आगे? 2 स्टेप और आएंगे इसमें, इसमें भी शायद तुम गड़बड़ कर सकते हो, बताओ एक बार। मैम कॉस इनवर्स कॉस -π/6। हाँ फिर आगे क्या पॉजिटिव करोगे? करने के लिए पाई से माइनस कर देंगे। हाँ ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोस के अंदर अगर नेगेटिव, सॉरी इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा ना, तो क्या करना है तुम्हें? पाई में से माइनस करना है, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था बाहर निकाल के, बट कोस में सीकेंट में इनमें आपको क्या करना पड़ता है? पाई में से माइनस करना पड़ता है। देखो एक तरीका तो ये, अगर आपको इन लफड़ों में नहीं फंसना तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व। कोस इनवर्स कोस 7π/6 को मैं लिख देती हूँ 2π माइनस 5π/6 लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ? 12 माइनस 5 7 ही बनेगा। कोस 360 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो कोस इनवर्स कोस
5π/6 बन गया। यहाँ से भी आंसर तुमको यही मिलेगा, 5π/6 ही मिलेगा, और यहाँ से भी आंसर तुमको यही मिलेगा। बस यहाँ पर तुम्हें एक फॉर्मूला और ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये कितना हो जाएगा, 5π/6 तुम्हारा 0 to π में ही लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली आंसर आ गया 5π/6। इसका आंसर आया था π/3, इसका आंसर आ गया 5π/6, और इसका क्या आ रहा है 3π/4 का। 3π/4 को तो तुम π - π/4 लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और बाहर है tan मैम इनवर्स। आपने जो cos इनवर्स cos π/6 में माइनस पाई किया है, पाई से माइनस किया है मैम, इसमें cos तो माइनस साइन खा जाता है ना, तो जरूरत क्या है इसकी? किसमें बेटा? मैम एक cos इनवर्स -π/6 लेफ्ट साइड में। मैम ये हमने किसको, cos माइनस थीटा cos थीटा इक्वल होता है, वो कह रहा हूँ। तो यहाँ से आपका आंसर π/6 आएगा, फिर 5π/6 तो नहीं आएगा। अच्छा वही कहना चाह 3π/4 को सॉल्व करो एक बार, यहाँ से कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करो एक बार, देखते हैं। ये दोनों तो हमारे निकल गए, थर्ड और सॉल्व करो। मैम -π/4 हो जाए। तुमको समझ आ रही है यहाँ प्रॉब्लम क्या है? क्या मैंने ठीक लिखा हुआ है क्या? ये तो चलो मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया cos of -π/6, cos of -π/6 आएगा, माइनस cos π/6 आएगा। सोचो जरा, ये तुम्हें पकड़ लेनी चाहिए थी गलती, अगर तुम इस मेथड से कर रहे हो तो। cos 180 माइनस थीटा, किसका प्रॉब्लम था बेटा? विवेक बोल रहा था क्या? यस यस cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, या माइनस फिर cos ये ऐसे होता है। कौन सा वाला होता है बताओ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? ऑब्वियस दोनों बात है ठीक है फर्स्ट वाला। दोनों ठीक कैसे हैं बेटा? cos मैम, 180 माइनस माइनस साइन बाहर थीटा, ले देंगे तो नहीं ये तो आंसर तुमको cos थीटा देगा, और यहाँ से तुम्हें माइनस cos थीटा मिल रहा है। दोनों कैसे हैं ठीक? सेम बात नहीं है ना दोनों। cos 180 माइनस थीटा, अच्छा sin 180 माइनस थीटा और sin थीटा होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। अब मैंने तुम्हें दो ये लिख के दिखाए हैं, तुम बोल रहे हो सेम है, यहाँ से तुम्हें आंसर cos थीटा मिल रहा है, तो सेम तो नहीं है ना। ये जो चीज होती है ना, इसका रिजल्ट ये निकलता है। और मैंने जो ये रिजल्ट लगा दिया, ये कौन से वाला लगा दिया? ये वाला। देखो एक बार ध्यान से, cos 180 प्लस थीटा मैंने लिख दिया cos ऑफ माइनस थीटा, नहीं ऐसे लिखोगे आप, cos इनवर्स माइनस ऑफ cos π/6। क्या समझ आई ये चीज? दोनों में फर्क है, रात दिन का फर्क है, समझ रहे हो? cos कि तो मैम माइनस को नीचे वाले में तो खा जाएगा, तो ये तो गलत है। यहाँ पे लगाओगे अब वो वाला फॉर्मूला, पाई में से माइनस करने वाला, पाई माइनस π/6, क्योंकि इनवर्स के अंदर जब माइनस होता है, कोस इनवर्स के अंदर, तो पाई में से माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 5π/6, सेम ही बनेगा। मेथड ठीक है ना, तो सेम बनेगा। ये यहाँ गलती कर दी थी हमने, इस वजह से आंसर गलत आ रहा था। समझ गए? कर लोगे? यस मैम 3π/4 का आंसर अभी तक नहीं आया मेरे पास। पाई माइनस π/4, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? -π/4। हाँ -π/4, ठीक है। अब इनको ऐड कर देना, π/3 प्लस 5π/6 माइनस π/4, तो देख लेना कितना आंसर आएगा। यही आना चाहिए भाई, ए ऑप्शन आना चाहिए, इन्होंने मार्क कर रखा है, चेक कर लेना अब तुम, ठीक है। मैम 3π/4 को कैसे सॉल्व करेंगे? 3π/4 को पाई अगर माइनस π/4 लिख दो बेटा, ओके मैम ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? ओपन ब्रैकेट, बताओ ओपन ब्रैकेट, हिंट दे दी मैंने थोड़ी सी। -π/2 से π/2। हाँ, साइन और tan में यही फर्क होता है। साइन में तो तुम क्लोज ब्रैकेट लेते हो -π/2 और π/2 पे, tan में क्या ले लेते हो? ओपन ब्रैकेट ले लेते हो। तो जब तुम ये सॉल्व करोगे -π/4 तुम्हारा आंसर आ रहा है, ये -π/2 और π/2 के बीच में है, तुम आंसर लिख देना, ठीक है। उसको ऐसे ब्रेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो भाई, ये तो बता दिया मैंने, ये तुम बताना। सारा ब्रेक करने का ही खेल है। रेंज पता होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan कहाँ से कहाँ तक होता है, उसके अंदर अपना एंगल लेके आओ और डायरेक्ट आंसर लिख दो। अच्छा आंसर तो इसमें मार्क कर रखा है, वो तो मुझे दिख रहा है, तुम मेरे को ये बताना कि तुम इसको ब्रेक कैसे करोगे। 43π/4 है,
tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, मतलब तुमको इस एंगल को इस तरीके से तोड़ के लिखना है या सॉल्व करना है अंदर वाले पार्ट को कि तुम्हारा जो एंगल है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। बनाओ 43 π/4 कैसे बना सकते हो? मैम 11 पाई माइनस π/4। बस मैम मेरा भी यही आ रहा है। तुम माइनस वाला क्यों प्रेफर करते हो? तुम प्लस वाला प्रेफर करा करो ना। वैसे तो देखो सेम ही आना आंसर, तो कोई फर्क नहीं है, बट मेरे दिमाग में कभी भी माइनस पहले नहीं आता, मैं प्लस के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। 10 पाई प्लस 3 π/4 नहीं दिख रहा? यस मैम। यस मैम। हालांकि दिक्कत माइनस के साथ भी नहीं आएगी, बट जब तुमको प्लस वाले दिखते हैं तो प्लस वाले लेके करा करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होंगी तुम्हारी। तो 10 पाई प्लस π/4 लिख सकते हो 43 π/4 को। अब 10 पाई प्लस π/4 क्या हो जाता है? 10 पाई क्या है? बेसिकली इवन मल्टीपल है क्या? तो 10 पाई तो हटा दो, उसका तो कोई यूज ही नहीं है, 3 π/4 ही बचेगा अंदर। कोट 3 π/4, कोट 3 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? मैम कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेंगे 90 डिग्री माइनस करके तो नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। जरूरत नहीं है, तुम सिंपल भी कर सकते हो। कोट 3 π/4 की बहुत सिंपल वैल्यू होती है, वही पूछ रही हूँ मैं तुमसे, एक बार बताओ कितनी होती है वैल्यू। चेंज करने की तुमको जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारा आ जाएगा कोट 3 π/4। इसकी वैल्यू ना, कोट 3 π/4 की वैल्यू -1 होती है, तो ये इतना बन गया तुम्हारा सवाल बस। और इसकी वैल्यू तुमको पता है कितनी होती है, -π/4। चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है भाई, अगर इस तरीके की सिंपल वैल्यूज तुम्हें मिल रही है ना, तो तुम निकाल के और वो पुट करके फिर अपना एंगल निकाल दिया करो। जरूरी नहीं है अब तुम उसको tan में चेंज करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कंफर्टेबल होते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने में, उनको याद होते हैं, तो उनमें भी उनकी स्पीड होती है, तो वो इशू वहां नहीं आता। ठीक है, चलो ये और ट्राई कर लो एक। इसमें गड़बड़ करोगे तुम, मैं पहले बता रही हूँ। क्वेश्चन देखने में आसान है, बट एक छोटी सी मिस्टेक इसमें हर बच्चा करता है। रेंज निकालनी है, पहला सवाल, पहले सवाल पढ़ लेना, ठीक है? रेंज निकालनी है आपको। अच्छा, ये तो तुमको पता ही है क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? π/2। फॉर्मूला π/2, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज, जब भी तुम साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को π/2 लिखते हो, तो तुम्हें पता होता है ये एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है उस टाइम, इनकी डोमेन में बिलोंग करता है। इसकी डोमेन क्या होती है? साइन मैम इनवर्स -1 से 1। -1 से 1। तो जब तुम π/2 लिख रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में कंडीशन होनी चाहिए, पेज के साइड में लिखी ना, जब x मतलब x आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 to 1, तभी आपको ये आंसर π/2 देगा। क्योंकि अगर x इस रेंज में ही नहीं है, तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें पुट कर सकते हो तुम? इसके डोमेन में ही नहीं है वो चीज, तो कैसे पुट करोगे इसमें? ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन आ गई, -1 to 1 है x, इसकी वैल्यू π/2 है। जब x -1 to 1 है, उस टाइम पे 2x कहां से कहां लाया करेगा? 2x 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से 2 तक करेगा। मेरे को तो tan इनवर्स 2x देखना था, तो tan इनवर्स 2x के लिए मैं क्या करूंगी? tan इनवर्स फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। कैसे? डायरेक्ट ही कर सकते हो। tan इनवर्स लगा दो सारे तरफ, tan इनवर्स ऑफ -2 लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन होता ना, तो हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते, ये इंक्लूड करते टाइम, बट tan वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता चल गया tan इनवर्स 2x इसके बीच में लाए करता है, और ये आंसर आपका π/2 था ही। अब बता दो मुझे रेंज, मैम देख के फर्स्ट बता दो। पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है, कर लोगे सवाल को, ये इंपॉर्टेंट था इसमें स्टेप। नेक्स्ट बताओ। मैम tan इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है लेकिन? कुछ नहीं होती बेटा, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है? हमें जैसे ट्रिगो में अच्छा, बेसिक ऑप्शन में tan एंगल्स पे इनवर्स पता है ना। हाँ, tan इनवर्स 2 ही है, बेसिक एंगल्स का हम लोगों को पता है, वो आपसे नहीं पूछेगा। अगर ऐसा कोई आ गया ना एंगल जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता, तो इसी फॉर्मेट में देगा। चलो आगे। ओके मैम। क्या बोल रहे थे? द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेक प्रिंसिपल वैल्यूज देन दिस इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? कोई बताना चाहेगा मैम ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैं बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन तो देखो हो जाएगा। देखो बाहर कोस इनवर्स है, ठीक है, यहाँ भी कोस है और इधर टेन है। तो जब भी तुमने कभी भी आईटीएफ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर बाहर कोस है अंदर टेन है तो उसको सॉल्व कर सकते हो क्या? या तो दोनों कोस हो जाए या दोनों टेन हो जाए। बाहर वाले को तो टेन तुम कर नहीं सकते, अंदर वाले को तो कोस कर सकते हो। कर सकते हो यस कि नहीं मैम। कर सकते? हाँ बेटा बोलो। यस मैम। हाँ ठीक है मुस्कान बेटा। एंगल, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हो तुम? चेंज किस तरीके से करते हो भाई? इस पार्ट को तुम थीटा मान लो, ये एंगल ही है ना, कोस के अंदर डल रहा है कुछ तो ये एंगल ही है, ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता है कोई वैल्यू डाल रहे हो तो tan इनवर्स तुमको एंगल देता है। ये कुछ एंगल है, मैंने मान लिया tan इनवर्स 4/3 को थीटा मान लिया, ठीक है। दोनों तरफ tan लोगे तो जब भी tan बाहर होता है इनवर्स अंदर होता है तो डायरेक्टली 4/3, मतलब जो अंदर इनपुट पड़ा है वो निकल आता है तुम्हारा आंसर। ये हो गया tan थीटा के इक्वल। तो तुम्हें पता चल गया tan थीटा क्या है? 4/3। अगर tan थीटा 4/3 है तो फिर तुम क्या बनाते हो? एक राइट एंगल ट्राइंगल। P/B परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? 5। ये तो वैसे भी तुम्हें ट्रिपलेट याद होगा, 3 4 5, ठीक है। आपको क्या बनाना था? कोस बनाना था। कोस में कैसे जाओगे अब? मैम 3/5। हाँ, कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3/5, ठीक है। cos इनवर्स मेरे को तो थीटा 9/50 की हो वैल्यू जाएगा। निकालनी थी ना। थीटा क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 3/5। ये लिखने की जरूरत है क्या मुझे? वैसे हाँ जरूरत है। थीटा की जगह लिखोगे ना, थीटा इस पूरे को माना था। अब एक बार लिखना, देखो क्या बन गया, कोस इनवर्स 3/10। यहाँ पे कोस था बाहर और अंदर तुमने इनवर्स कोस इनवर्स बना दिया। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बाहर कोस पड़ा अंदर इनवर्स है, डायरेक्टली 3/5 आंसर आ जाएगा इसका। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से तो मिल गया 3/10 इंटू में 3/5। इसी तरीके से तुमको ये वाला पार्ट सॉल्व करना। बताओ 2/5 के साथ क्या आएगा? सॉल्व करके बताओ, मैंने सॉल्व करूँ इसको। मैम 2 बाय 4/5। मैम 4/5 आ विश्वास कर लूँ क्या तुम्हारी कैलकुलेशन पे? चलो कर लेते हैं। 2/5 साइन, साइन इनवर्स क्या आ रहा है? 4/5, ठीक है। तो ये बनेगा क्या? 2/5 इंटू में 4/5। ये देखो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है भाई, ये भी ध्यान रखना। यहाँ लगा नहीं रखा, लगा लेना इसको। एक बड़ा ब्रैकेट है आगे और ये सारा पार्ट इस ब्रैकेट के अंदर है। बाहर कोस इनवर्स लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका कोस इनवर्स। अंदर क्या बन गया? 9/50 प्लस 8/25 कितना बन रहा है ये? मैम 1/2 हो जाएगा पूरा मिला। ये हो गया 1/2। अब बता दो आंसर। कौन से एंगल पे 5/3 कोस आपको 1/2 वैल्यू देता है? तुम ऐसे ही सोचते हो ना, कौन सा एंगल पे कोस आपको 1/2 वैल्यू देता है? तो 5/3 पे हो जाएगा, ठीक है। समझ आया इसमें कॉन्सेप्ट? इस तरीके से करना अगर इस तरीके के सवाल आए तो। क्या ये भी हो जाएगा? ये वाला करो चलो। देखो ये देखने में थोड़ा बेकार लग रहा है, थोड़ा सा अंदर ब्रैकेट के सिंप्लीफाई कर लो, कुछ कॉमन आ रहा हो कॉमन लेके देख लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ब्रैकेट से कुछ ऊपर नीचे कॉमन लेके फर्क पड़ रहा है क्या? यस मैम √3 नीचे से कॉमन ले लेंगे तो सब कट जाएगा। कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से √3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 1 + √3 और नीचे भी 1 + √3 और √3 बाहर है, ठीक है। ये tan इनवर्स है, ये तो कट गया। ये सिर्फ बचा tan इनवर्स और 1/√3। इसकी वैल्यू तुमको पता है, बहुत सिंपल वैल्यू आ गई, 5/6। 5/6। यहाँ क्या क्या कट रहा है? 4 ऊपर से कॉमन ले लो, 3 नीचे से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 + √3 नहीं 2/√3 2 बचेगा + ना। √3। यस मैम 2/√3। सेकेंड इनवर्स और ये अंदर बनेगा आपका 2/√3। ये समझ आ रहा है ना? इसमें ऊपर से 4 कॉमन ले लेना, नीचे से 3 कॉमन ले लेना, तो ब्रैकेट वाला पार्ट तो कट जाएगा, सिर्फ अंदर बचेगा √4/3। उसका रूट ले लिया फिर मैंने 2/√3। अब ये क्या होता है आंसर इसका? मैम π/3। 5/3 नहीं बेटा, 5/6 है, मैम π/6। ठीक है। तो ये ऐड कर लो और 5/3 आंसर आ गया। यही था आपका आंसर। देख लो अब इस क्वेश्चन में था क्या कुछ, मतलब देखने में बहुत बदसूरत लग रहा है ये, और ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कल के पेपर में भी मिलेंगे, मैं पहले बता रही हूँ। देख के तुम लोगों को लगेगा इसमें क्या ही करें, उसको बैठ के सॉल्व करना, ठीक है।
सिंपल प्रॉपर्टीज भी लग रही होंगी तुमको, बाद में पता चलेगा। क्या होता है ना, पेपर दे के बाद में पता चलता है अच्छा ये तो आसान ही था, क्वेश्चन कर सकते थे हम लोग, वो वाली फीलिंग आएगी तुम्हें। अच्छा ये वाला बताओ, ये आईटीएफ का क्वेश्चन नहीं है, ये एलिप्स का क्वेश्चन है। मैं इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ जो तुमको पता होना चाहिए बिफोर गिविंग टेस्ट। कैसे करते हो ऐसे क्वेश्चंस, तुमने एलिप्स में किस तरीके से सॉल्व किए थे? एक पर्टिकुलर अगर तुमने पढ़ा हो तो बताया जाता था भाई फोकस दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स जब दे रखा होता है ना, तो अगर एलिप्स की इक्वेशन बनानी है तो सिंपल जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां जाओ। जब तुमने एलिप्स पढ़ना शुरू किया होगा तो तुमको बताया गया होगा कि एक पॉइंट से एक पॉइंट का डिस्टेंस, उसी का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन से फिक्स्ड लाइन से क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, बताया गया था। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो तुम, क्या प्रॉपर्टी थी वो? ऐसे नहीं बोला गया था, जनरली इसको ऐसे ही लिखते थे, पी एस बाय पी एम इज इक्वल्स टू ई। ये वो फिक्स्ड लाइन थी जिसको तुम डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे, ये वो पॉइंट था, ये फोकस था, ठीक है। ये मान लो एम है, ये पॉइंट पी है, तो ऐसे ही बोलते थे। डेफिनेशन बेसिक कोनिक की यही होती थी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। रेशियो लेते हो तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर तुम अलग अलग वैल्यूज देखते थे, ई की पैराबोला के लिए 1 हो जाती है, एलिप्स के लिए 0 to 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को बताओ, इस फॉर्मेट का यूज करके निकाल सकते हो क्या एलिप्स की इक्वेशन? पीएस पता कर सकते हो क्या? पॉइंट आपको दे रखे है ना, फोकस 1,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको दे रखी है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू भी दे रखी है 1/√2। क्या प्रॉब्लम है बताओ, इक्वेशन नहीं निकल जाएगी? पीएस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ पीएम करके सॉल्व कर दो, इक्वेशन निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? पीएम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे पीएम बताओ? पीएस तो निकाल लोगे भाई, ये पॉइंट तो तुमको मानना होता है कोई ना कोई, एक्स को वाई मान लो, ये पॉइंट तुमको दे ही रखा है, तुमको पीएस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना सबको आता है। बात आती है पीएम की। अब पीएम निकालना सीखा है तुमने स्ट्रेट लाइंस में, सोचो मैंने हिंट दे दिया तुम्हें, पीएम निकालना तुमने स्ट्रेट लाइन में सीखा हुआ है। क्या सीखा था स्ट्रेट लाइन? अरे बेटा 11th भी रिवाइज कर लो, 12th तो ठीक है, तुम भूले पड़े हो, लास्ट लास्ट क्लास में भी 11th में इशू था कॉन्सेप्ट्स में। अच्छा चलो मैं अपना थोड़ा सा तरीका बदल देती हूँ पूछने का, अब बताना। ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, और ये लाइन की इक्वेशन, और ये पॉइंट है x1, y1, और मैं पूछ रही हूँ ये डिस्टेंस बताओ। विवेक बेटा स्किप क्यों कर रखा है चैप्टर? तो बहुत इजी, कौन सा? अच्छा कॉनिक पूरा स्किप कर रखा है क्या, या सिर्फ स्ट्रेट लाइन स्किप कर रखा है? पूरा कॉनिक स्किप कर रखा है, अच्छा चलो कोई नहीं। ये एक्चुअली मैं तो तुम्हें टेस्ट के हिसाब से करा रही हूँ, कोई नहीं चलेगा, स्किप कर रखा है, कुछ बच्चों का वीक पार्ट होता है ना, तो वो बताओ, कोई बता पाएगा क्या इसको? मैम ax1b y1 प्लस c अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है क्या? हाँ यही होता है। ये बेसिकली क्या है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला गया है, जिसका सीधा सा फॉर्मूला है कि इस पॉइंट को इसमें पुट करो, ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट, नीचे क्या आ जाता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये xy है, ये फोकस आपको 1,0 दे रखा है, pm आपको निकाला, तो pm कैसे निकालोगे? xy को इसमें डाल दो, देखो xy है, या तो उसको x1 y1 ले लो, मर्जी है तुम्हारी। इस पॉइंट को इसमें डालो तो x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट बनेगा 2। और ये ले लेते हैं मॉड, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात करते हैं इस वजह से हम मॉड ले लेते हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ pm। कैसे ps तो निकाल सकते हो, पीएस तो निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता होगा। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 माइनस x2 प्लस स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके ये डिस्टेंस निकल जाएगा, इसके अंदर पुट कर देना चीजें, तुम्हारी एलिप्स की इक्वेशन निकल जाएंगी। ये क्यों बता रही हूँ मैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में बहुत गंदी तरीके से वो तुमको ना एलिप्स की इक्वेशन दे देगा,
मतलब वो डायरेक्ट नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा वो तुम्हें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप की नहीं देगा। वो तुम्हें बेकार बना के देगा शक्ल। हो सकता है कि उसको थोड़ा सा चेंज करके तुम यहाँ तक पहुंच जाओ, और तुमको कंपेयर करना हो तो तुम ई की वैल्यू बता पाओ, पीएम की वैल्यू बता पाओ, पीएस की वैल्यू बता पाओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही थी मैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, जिसने स्किप कर रखा है उसको स्किप करे रखना, इसको पढ़ने मत बैठ जाना अब रात को। ये बताओ, ये तुम्हारा अभी अभी आया है जैन में, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। अब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेगा कल अपने उसमें पेपर में। देखो कॉन्सेप्ट इजी है यहाँ पर, बस एक इसमें ना पॉइंट है जो तुमको पता होना चाहिए। ये जो चीजें रखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो इतना तो तुम सबसे पहले करते हो, मतलब मान लो ये तुम्हें दिख रही है तो तुम लिखते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, और अल्फा बीटा ये तो तुम्हारे मतलब रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, पूछ रखा हो नहीं रखा हो, ये तो लिख लेना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई माइनस बी बाई कितना हो जाएगा 70, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। मैम कितना हो लैम्डा। जाएगा लैम्डा। ठीक है, क्या करोगे अब, ऊपर से बीटा की वैल्यू निकाल के नीचे वाले में डाल दो, डालो एक बार। यहाँ से बीटा कितना देगा 70 माइनस अल्फा। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, इसने बोला है कि लेमडा बाय 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, और लेमडा बाय 3 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो मतलब लेमडा को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलता, बेसिकली बात ये है कहने की। ठीक है, और इसी तरीके से लेमडा है, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिलता, बट मुझे लेमडा की नेचुरल वैल्यूज, या मतलब मेरे को नेचुरल नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ यहाँ मिनिमम तो मिनिमम अल्फा की वैल्यू क्या डाल सकती हूँ कि मेरे को लेमडा की वैल्यू नेचुरल मिल जाए, सोच के देखो। 2 नहीं डाल सकती, मैम 4। अच्छा 4 तो 2 का ही मल्टीपल हो गया। तो अगर कोई लेमडा 2 से डिवाइड होके नेचुरल नंबर नहीं दे रहा तो 4 से डिवाइड होके तो कैसे नेचुरल नंबर देगा, मैम 5। 5। ठीक है, बस ये जो पॉइंट था ना, ये यही बता रहा था, बस तुमको अल्फा की वैल्यू 5 लेनी है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 5 लो एक बार, 5 इंटू 70 माइनस 5 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया कैलकुलेट करो एक बार, 65 इंटू 5 कितना हो जाएगा 325। मैम मैम यस हाँ जी बेटा, मैम इसमें बोला है नेचुरल वैल्यू, नहीं नेचुरल नंबर। मैम नेचुरल नंबर तो 70 से कोई सी कम वैल्यू ले लो, 1 से ऊपर ही आएगा ना। मिनिमम देखो, यहाँ यहाँ मिनिमम बोला है ना उसने, तो हमें छोटी से छोटी चूज करनी है। भाई अगर तुम जाके ले लोगे कितना, कोई बड़ी वैल्यू ले लो, उससे लैम्डा की वैल्यू मिनिमम नहीं आएगी ना, इस वजह से आप 5 पे जाओगे सीधा। करके देख लेना पुट, आपको पता चल जाएगा लैम्डा की वैल्यू मिनिमम कौन से केस में आ रही है। पर इतना तो क्लियर हो गया ना, 2 3 4 तो हम नहीं ले सकते, यही मेन था। आगे अपने आप तुम पुट करके देखना, तुम्हें अपने आप डिफरेंस समझ आ जाएगी भाई यही वाली वैल्यू क्यों ली है मैंने। कितनी आ रही है 325 आ रही है क्या, यस मैम। अच्छा लैम्डा 325 आ गया, अल्फा निकल जाएगा, बीटा भी निकल जाएगा क्या, यस मैम। कितना निकल रहा बताओ। अल्फा तो निकलना क्या है, अल्फा तो तुमने लिया ही था 5, इसको तो निकालना है ही नहीं। लैम्डा 325 आ गया, इसके अंदर पुट कर दो, अब तुम्हारा यहाँ से बीटा निकल जाएगा। 65। कितना आ रहा है बीटा 65। यस मैम, बीटा। यस मैम 65। ठीक है, अब वैल्यू निकल जाएगी इसकी, अल्फा माइनस 1 रूट प्लस बीटा माइनस 1 रूट, लैम्डा में 35 ऐड करके नीचे अल्फा माइनस बीटा का मोड ले रखा है। क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, अब बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। मैम एक बार फिर से बता दीजिए कि हम यहाँ पे हम लैम्डा बाय 4 क्यों नहीं लेंगे। बेटा लैम्डा बाय 2 आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा,
तो अगर आप लेमडा बाय 4 करोगे तो 4 भी तो 2 का मल्टीपल है ना। तो कोई चीज अगर 2 को 2 से डिवाइड होकर नेचुरल नंबर नहीं दे रही तो 4 से डिवाइड होकर तो 100% नेचुरल नंबर नहीं देगी, क्योंकि वहां पर भी एक 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? अरे भाई तुम कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करा करो। अल्फा में 1 माइनस करना था। मैम 55 आ रहा है। 55 गलत आया है। किसी और का भी 55 आ रहा है क्या? निकाल रहे हैं मैम। आगे से इसमें पीपीटी में ना क्लॉक भी डालनी पड़ेगी, 15 सेकंड होते ही बंद करो। अरे वो रब हो गया वही सारा। क्या क्या वैल्यूज आई थी देख लेना। ये रब हो गया। अल्फा की वैल्यू 5 थी, बीटा मैम की वैल्यू मैम 65 और 36 आ रही है क्या वैल्यू? भाई 60 आनी चाहिए। करके देखना इसको घर पे बैठ के। अल्फा बीटा और वो क्या था अपना लैम्डा कितना निकला था? हम 325। ठीक है, इसको नोट कर लेना और करके देखना एक बार। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझ आया क्या तुम्हें? ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा खैर पेपर में, जिससे तो आसान मिलेगा। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का था तो मैंने इसमें डाल दिया। नेक्स्ट देखो एक बार, ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगी तुम्हें। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए फॉर्मूला रिवाइज कर जाना, फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फंडा है, जितने फॉर्मूले उतने नंबर। अब जितने दिन तुम्हारे पेपर के हैं ना, मतलब 20 दिन या जितने भी तुम्हारे दिन हैं, एक पेज लेके आगे चिपका लो, आते जाते सोते बैठते तुम्हें वो ट्रिगो के फॉर्मूले दिखेंगे ना, चिपक जाएंगे दिमाग में। भाई 20 दिन तो कर ही सकते हो ये। पूरा साल तो चलो मान लिया नहीं देखना, परेशान हो जाते हो, 20 दिन तो कर सकते हैं ये काम। ओके मैम। सारे कमरों में ना एक एक फॉर्मूला शीट चिपका लो, जहां गुजरे हो वहीं फॉर्मूला दिख रहे हैं। मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा काम मत कर देना। हाँ ठीक है बेटा विवेक, वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे स्मार्टली स्टडी करना होता है ना, उसी में आ गया ये आपका कॉन्सेप्ट। भाई सारे चैप्टर्स करने जरूरी नहीं होते हैं सिलेक्शन के लिए, मेन मेन चैप्टर्स कर लो अपने। मैम -5 आ रहा है क्या आंसर के? हाँ -5 है। इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। फॉर्मूला ही अप्लाई करना है ना, और कुछ नहीं करना। साइन ए प्लस बी का अप्लाई करना है और साइन ए माइनस बी का अप्लाई करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा? मैम यही फॉर्मूला होगा, माइनस आ जाएगा बस। साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो कुछ टर्म्स तुमको सेम दिख रही होंगी यहाँ पे, दिख रही है क्या? ये 3 था, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर 2 है, इधर भी 2 आ जाएगा। कौन सी टर्म सेम दिख रही है? ये वाली सेम है, ये वाली सेम है। सेम सेम टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, इसको ले जाओगे इधर तो बनेगा साइन अल्फा कोस बीटा, इसको ले जाओ इस तरफ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? माइनस ऑफ कोस माइनस। अल्फा साइन बीटा। अब देखो आपसे ये पूछा था, मतलब ये उन्होंने दे रखा है और एक बीच में के डाल रखा है, उन्होंने के की वैल्यू पूछ रखी है, तो tan अल्फा इज मैम इक्वल टू -5 नहीं होगा? यस क्या मैम, कर दिया प्लस मैंने? होता है। -2 -3 -5 ठीक है। tan अल्फा और tan बीटा बनाना है। अल्फा वाला एक तरफ कर लो, बीटा वाला एक तरफ कर लो, इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो क्या बनेगा? इसमें बी tan ऑप्शन आ अल्फा जाएगा मैम, इक्वल्स टू सेकंड वाला। -5 tan बीटा। ठीक है, ये इसी साल का क्वेश्चन है, ये ईयर नहीं लिखा हुआ इसमें, बट ये इसी साल का है। -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर करना है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन तुमको कल के पेपर में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अननोन की वैल्यू निकालनी होगी, फॉर्मूले रख मैम जाना अपने। अल्फा और बीटा। हेलो हाँ जी बेटा। मैम अल्फा हमारे 0 से π/2 है, तो ये tan हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना? 0 से हाँ π/2 पॉजिटिव देगा। तो मैम LHS पॉजिटिव है और RHS नेगेटिव कैसे हो सकता है इक्वल?
tan बीटा आपकी कितनी वैल्यू आई है? -5। मैम क्वेश्चन में गिवन है ना अल्फा बीटा। 0 से π/2 आप कोई वैल्यू डालोगे अल्फा की तो tan पॉजिटिव आंसर देगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। tan बीटा, बीटा की भी 0 to π/2 ही है, पॉजिटिव आनी चाहिए। हाँ ठीक बात है, माइनस तो नहीं आना चाहिए फिर, पर अपना तो आ रहा है सॉल्व करने में, हमने तो गलती तो की नहीं है। जो कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? मैम एक बार देख। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है बेटा? नो मैम देखते सॉल्व हैं। करना सही किया है। नहीं सॉल्व तो हमने बिल्कुल किया है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। चलो देखते हैं, इसको मैं बताऊंगी ठीक है, और थोड़ा सोच के बताऊंगी क्या इशू आया है इसमें। बाकी वैसे तो क्लियर है ना, फॉर्मूले वगैरह लगाने हैं, कैसे लगाए हैं हमने, यस इस तरीके मैम। का क्वेश्चन कल मिलेगा आपको पेपर में, कर लेना उसको। ठीक है, अब देखो एक इस टाइप का कुछ मिलेगा आपको। अच्छा इस टाइप का क्या मतलब है? एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को टच कर रहा है। अब देखो ये लाइन, यहां से आपको दो लाइन मिलेंगी क्या? मॉड y इज इक्वल टू एक्स है, अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन बन जाएगी क्या? क्या बनेगी? y इज इक्वल टू एक्स। अगर y लेस देन 0 है तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस y इज इक्वल टू एक्स। तो क्या मुझे बता सकते हो फिगर किस तरीके का बनेगा? इसमें बस फिगर का ही खेल है सारा। y इज इक्वल टू एक्स तो सबको पता है किस तरीके की लाइन बनेगी, यस और नो? माइनस y इज इक्वल टू एक्स किस तरीके की लाइन बनेगी? x की वैल्यू 1 डालो तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी -1, x की वैल्यू 2 डालो तो y की वैल्यू -2। इसी तरीके से आएगा, तो ये इस तरीके की लाइन बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, इन दोनों लाइंस को एक सर्कल टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो मान लो तुमने एक सर्कल बना दिया, ये तुमने सर्कल बना दिया, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है यहां से यहां तक? √2। तो क्या ये डिस्टेंस भी √2 ही होगा? √2 ही होगा। अच्छा सेंटर मान लो यहाँ कहीं है, ये किस टाइप का होगा सेंटर? एक्स एक्सिस पे है तो भाई एक्स एक्सिस पे तो हम भी एक्स पॉइंट होता है कॉमा h, 0। 0 टाइप का। हाँ ये आपने सेंटर से टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट ही हो गया बेसिकली, सर्कल टच करके जा रहा है तो आपने ये ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा और कुछ भी पता है क्या हमें इसमें? ये लेंथ कितनी हो गई? h हो गई क्या? ठीक लिखा है मैंने, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस h हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट h है आपका। आपको क्या निकालना है? सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सोच के देखो, इन्होंने दे नहीं रखी है इन्फॉर्मेशन आपको, बट ये आपको पता है। आप मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हो, ये डिस्टेंस आपको √2 पता है, तो ये डिस्टेंस √2 कब बनेगा? जब ये लेंथ भी 1 होएगी और ये लेंथ भी 1 होएगी, तभी बनेगा ना √2, पाइथागोरस लगाओगे तो अगर ये लेंथ 1 है, ऊपर वाली लेंथ 1 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,1, और नीचे वाला क्या हो जाएगा इसी तरीके से? 1,-1। अब आपको देखो सर्कल पे एक पॉइंट तो पता चल गया, ठीक है, सर्कल की रेडियस और पता करनी है। क्या पता कर सकते हो रेडियस? बताओ, यहाँ पर मेरे को ना सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अब तुम्हें जो भी करना है ना उस राइट एंगल ट्रायंगल की 8 बार करना पड़ेगा। कैसे करोगे बताओ? अरे मैंने तुम्हें सारी हिंट दे दी भाई, आपको रेडियस पता करनी है। रेडियस तो दिख रही है ना सर्कल की, ये रेडियस है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? अगर मैं नाम दे दूं ए, ये ये ओ ले लो, ओरिजिन है, और ये सी ले लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें देखो क्या क्या अननोन है तुम्हारा, सी है, ए है, ये ओरिजिन है, ये √2 दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये तुमको निकालना ही है। ठीक है, और ओसी तुमने एच लिखा ही हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो यहाँ से तुम
कैसे निकालोगे? पाइथागोरस तो देखो नहीं लगेगी, एच में ही रह जाएगा तुम्हारा। अच्छा ये फिर वही फंडा आ गया यहाँ पर, भाई एक पॉइंट से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला हुआ है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन थी, ये वाली पकड़ ली मैंने। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब मैं इसको ऐसे देख सकती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट है C जिससे तुमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है एक लाइन पर, जिसकी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी जो पीछे क्वेश्चन में क्या था लिप्स वाले में, वही फॉर्मूला लगा दो, AC निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा। बता सकते हो क्या निकल के आएगा? ये पॉइंट है तुम्हारा h, 0, सेंटर है ये। तो जब h, 0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हो तो पहले क्या करते हो, ये पॉइंट उसमें डाल देते हो, तो क्या बनेगा, h माइनस 0 अपॉन में अंडर रूट x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और इसका मॉड। ठीक है, ये तुम्हारा क्या निकल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली h/√2 आ गया। मैंने पॉजिटिव ही लिया है क्योंकि रेडियस की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो मेरा जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये निकल गया h/√2। अब लगा दो पाइथागोरस, ये निकल गया h/√2। अब इस ट्रायंगल में तीनों साइड तुम्हें पता चल गई, दो साइड h की फॉर्मेट में है, तो जब तुम पाइथागोरस लगाओगे ना तो यहाँ से तुम्हें h की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी h की वैल्यू यहाँ से, h²/4 प्लस में h प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h²। यही बनेगा, 4 नहीं बेटा 2 बनेगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा ना। h²/2 + 2 इज इक्वल टू h²। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो h की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी +2 और एक आएगी -2, बट h तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है तुम्हें, मतलब ये यहाँ पर h की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप h की वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ से, 2। सेंटर आपको पता चल जाएगा 2, 0, सेंटर पता चल गया, और रेडियस आपको पता है, रेडियस किसके इक्वल थी, AC के इक्वल थी, h/√2। h की वैल्यू आपको पता चल गई 2 है, तो रेडियस कितनी होगी, 2। तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी सर्कल की, देखो ये दो तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, ये वाले हो गए कि नहीं हो गई। तुम लिखते हो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये होते हैं तुम्हारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और ये होती है रेडियस। सेंटर है 2, 0, h की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y², r² मतलब r कितना आया था, √2, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, बी ऑप्शन। इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो तुम्हें समझना था आज के लेक्चर में वो क्या है कि इस लाइन को कैसे ब्रेक करोगे। ठीक है, उसके बाद फिगर बना रहे हो, फिगर बना के तुम्हें अपने आप पता चल गया। देखो जब भी सर्कल आता है ना, सर्कल की इक्वेशन आपको अगर लिखनी है तो आपके दिमाग में दो ही चीज आती है। अगर सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो एक क्या मिल जाए मुझे, सेंटर मिल जाए और एक रेडियस मिल जाए, तो मैं सर्कल की इक्वेशन आराम से लिख दूं। तो मेरा सारा प्रोसेस वही रहता है कि मैं सेंटर रेडियस कैसे निकालूं। तो कभी भी तुम्हारा ऐसा सवाल आए तो अपना फोकस वही रखना, सेंटर और रेडियस पे। समझ आ गया सवाल? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। मैम मुझे नहीं आया। कहाँ से नहीं आया बेटा? मैम पूरा ही नहीं समझ में आ रहा, मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं ही आया। अच्छा सर्कल आपने भी छोड़ रखा है क्या? यस मैम। अच्छा तो बेटा फिर तो आएगा भी नहीं। अब एकदम तो एक क्वेश्चन में क्या करोगे समझ के, कोई नहीं, आपने स्किप कर रखा तो आप इसको स्किप भी रखो, और अब चाहते हो तो मैं इसको फिर से बता देती हूँ, अगर आपको मतलब कल के टेस्ट में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन तो। नो मैम। नहीं करना ना तो फिर छोड़ो, आपने स्किप कर रखा है तो उसको छोड़ के रखो। ये बस मैंने 2-3 क्वेश्चन वैसे लिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आए हुए हैं। अच्छा देखो मैंने ये तुम्हारे रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन डाले थे पीडीएफ में, अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये इंपॉर्टेंट थे बेटा क्वेश्चन, अगर तुमने नहीं किए तो। इसमें ना मैं तुम्हें 2-3 फॉर्मुले लिखवा देती हूँ, वो नोट कर लो, वो डायरेक्ट फॉर्मुले लगाने होते हैं, कोई सवाल तुम्हारा ऐसा आ जाए तो नोट कर लो, ताकि इन केस क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर पाओ। मान लो कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, कोई सेट दे रखा है, बोल रहा है कि नंबर ऑफ टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालो, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ, किसी को याद है क्या, पढ़ा हो तो याद हो, मतलब पढ़ा तो होगा ही तुमने, याद नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, ये नोट कर लो। ठीक है, सेकंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ
अभी देखो इसका एक क्वेश्चन भी करा दूंगी, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कर क्या रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n इंटू एन प्लस, थोड़ा सा ही फर्क है, फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो कि दोनों सिमेट्रिक भी हैं और रिफ्लेक्सिव भी हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन माइनस वन बाई टू। देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है, इधर n इंटू एन माइनस वन था, इधर n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इधर क्या हो गया n इंटू एन माइनस वन बाई टू। और एक क्वेश्चन क्या है जिस पर तुम्हारा क्वेश्चन बना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक तो है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये सिंपल है, क्या करो, इसके अंदर से रिफ्लेक्सिव वाले घटा दो, जो सिमेट्रिक रिलेशन है ना उसके अंदर से रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट माइनस कर दो। तो 2 की पावर n इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस 2 की पावर n इंटू में n माइनस वन बाय में 2 और लगा लेना। ठीक है, क्लियर है ये चीज। देखो इसका डायरेक्ट यूज कहाँ है, ये मैंने तुम्हें एक पीडीएफ में क्वेश्चन दिया था, अगर तुमने किया हो तो ट्राई। यस ये मैं इसको कर रही थी बट हुआ नहीं था मुझसे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बेटा, ट्रांजिटिव का भी होता है क्या फॉर्मूला? नहीं ट्रांजिटिव का नहीं होता बेटा, ट्रांजिटिव के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिमेट्रिक और इस पे ही है, रिफ्लेक्सिव का क्वेश्चन भी इसी का आएगा अब तो। ठीक है, करो अब देखो, ये अब तो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट दिस व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब कौन सा पूछ रहा है, सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू बेसिकली जो सेट में एलिमेंट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 4 है, तो n की वैल्यू 4 लेनी है। तो क्या तुम इसको कर सकते हो, इसमें कोई यस इशू है, मैम, यस मैम। डायरेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाना, बस वो 4 फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना। ये पीडीएफ सेंड करूंगी, इसमें लिखा ही होगा वैसे, तो उनको नोट डाउन कर लेना। ये एक अलग क्वेश्चन था इसमें, बाकी तुम्हारे हो जाने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें प्रैक्टिस सेशन में करा दिया था। R is the smallest equivalence relation of the set this such that this is a subset of R, then the number of elements in R is। हो गया था क्या ये क्वेश्चन? मैम नहीं हुआ था, कम आ रहे थे मेरे एलिमेंट। वो कम इसलिए आ रहे थे निक्की बेटा, इसने ना, आपने आई थिंक वो जोड़े होंगे, क्या बोलते हैं उसको, अलग से जो एलिमेंट्स आपने काउंट किए ना वो जोड़े होंगे, आपने ये 2 एलिमेंट उसमें काउंट नहीं किए होंगे। इसने टोटल एलिमेंट्स इन आर पूछा है, तो आपको बेसिकली सारे एलिमेंट सेट की काउंट करके बताने थे इसको। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं इसको। बताओ क्या क्या आएंगे यहाँ पर, क्या क्या तुम ऐड करोगे एलिमेंट्स, जिससे कि क्या बन जाए, रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस बन जाए। देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हो सबसे पहले, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ऑब्वियसली बात है 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। ये तो तुम बिना ही सोचे लिख देते हो। यस मैम। 1 2 और 1 3 तो तुमको दे ही रखा है, और यहाँ से पकड़ोगे 1 1 1 2 2 3 3 4 4, ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए। 1 1 2 2 3 3, ये ब्लू में मैं वो कर रही हूँ ऐड अलग से, जो कि हमें दे नहीं रखी सेट में, मतलब रिलेशन में, 3 3 और 4 4। अब बताओ रिफ्लेक्सिव तो बन गया ये, फिर आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, यस मैम। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। अब सिमेट्रिक अभी तो बन गया ये। अच्छा 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है। अच्छा और कुछ जो मैच कर रहा हो उसमें, मैम 1 नहीं, 3 मैंने और बहुत मैच किया था। देखो यहाँ से बनेगा। तुम ट्रांजिटिव के लिए ना ये चेक करा करो, कोई एक ब्रैकेट इस पे खत्म हो रहा है और दूसरा ब्रैकेट तुमको इसी से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है क्या। एक तो तुमने ये देख लिया, सेम सेम 3 पे खत्म हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से ये भी दिख रहा है ना, 3 पे खत्म हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 1 3 और 3 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। क्या 1 3 है अपने इसमें? हाँ है इसमें, ठीक है। अच्छा और क्या रह गया, और देखो क्या बना सकते हो। 2 2 है, हम और कुछ तो नहीं बन रहा है शायद। नहीं मैम बनेगा। आंसर होगा। आंसर क्या होगा, नहीं इसमें और भी बनेंगे। देखो अभी एलिमेंट्स ध्यान से देखो, 3 इतना और 3 2 2 3 और 3 2 3 2 2 हाँ 2 3 और 3 2 बेटा कौन से एलिमेंट्स को देख के बनाया आपने, 2 3 और 3 2। अच्छा तुमने 2 3 डाला होगा, फिर तुम्हें सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी डालना पड़ेगा। तो 2 3 तुमने बेसिकली क्यों डाला है, कहाँ देखी हमने ट्रांजिटिविटी 2 3 के लिए, देखो एक बार।
बोलो जिसने आंसर दिया था। मैम अब नहीं बनेगा, मुझे तो नहीं लग रहा। मैम मेरे आधे घंटे गए थे इस क्वेश्चन में। नो मैम, अब बन ही नहीं सकता, गारंटी। क्या एक्स्ट्रा नहीं बन सकते ये कह रहे हो आप? यस यस मैम। मैम। गारंटी दे दी बेटा उसने तो। जिसने जिसने 2 3 अच्छा मुझे सिर्फ ये 3 2 छोड़ो, एक बार 2 3 बताओ। 2 3 जो डाल रहा है वो क्या सोच के डाल रहा है, जिसने आंसर दिया है? देखो 2 से स्टार्ट होने वाला एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जिसने गारंटी दी है, गारंटी रोहित ने दी थी क्या? रोहित बेटा सोच लो एक बार और। चमक गया मुझे तो बच्चा क्या कह रहा है। आपको चमका कि नहीं चमका? देखो उसने 2 3 डाला था तो मेरे दिमाग में आया पहला एलिमेंट तक किसी इसमें उसका 2 रहा होगा और 3 में मतलब दूसरे ब्रैकेट में उसका 3 रहा होगा। तो फिर मैंने देखा 2 2 से स्टार्ट होने वाला एक तो ये है और 3 पे खत्म होने वाला क्या है? 3 पे खत्म होने वाला कौन सा है? या तो ये है या और कौन सा, ये वाला है। और 2 से स्टार्ट होने वाला ये है। तो इसमें कहीं ट्रांजिटिविटी बना सकते हो क्या? देखो बना सकते हैं। ये पकड़ लो और ये पकड़ लो, पकड़ो जरा। बना कि नहीं बना रोहित? 13821। 2 1 1 3, तो ट्रांजिटिव के लिए 2 3 भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस मैम। ठीक है, तो ये इसने 2 3 डाल दिया ट्रांजिटिव बनाने के लिए। अब जब उसने 2 3 डाला तो सिमेट्रिक हमारा खराब हो गया ना। 2 3 डाल दिया तो 3 2 तो नहीं है, तो मैंने फिर 3 2 भी डालना पड़ेगा। निक्की समझ आया बेटा? ये 2 और डालेंगे इसमें, यस मैम। ठीक है। और ये दिमाग तो देखो थोड़ा सा, मतलब इसमें ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा ये आपको। ये काम तब आता है जब प्रैक्टिस बच्चे की बहुत ज्यादा है ना, तो उसको ऐसे देखते ही चमक जाएगा कि भाई हाँ ये 1 पे खत्म हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो वो विद प्रैक्टिस आएगा आपको। अब कई बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं ना, वो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाले हैं ना वो ऐड करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो 8 आंसर टिक कर देंगे और उनका आंसर हो जाएगा गलत। सॉल्व करने के बाद भी गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? उसने आपके पूरे आर में रिलेशन में, मतलब पूरे सेट में जितने आ रहे हैं ना एलिमेंट सारे पूछे हैं। अगर वो ये पूछता कि तुमने कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे तो तुम 8 आंसर देते। सवाल क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। तो कितना आ जाएगा? ये 2 भी ऐड करने पड़ेंगे, आंसर 10 आएगा इसका। ठीक है, ओके ओके मैम। मैम। समझ आई बात? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरीके से एक और था, वो हो गया था, ये थोड़ा सा बड़ा था, ये तो हमने करा दिया। ये वाला, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी थी, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुमको ऐड करने पड़ेंगे इक्विवेलेंस बनाने के लिए। अब देखो इसमें भी वही दिमाग लगेगा और इसका आंसर पता है क्या आएगा? 16। हम कर लेंगे इसको घर पे। हाँ इसको कर लेना। अब ये वही काम करना है तुम्हें, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के लिए करना है, ठीक है। और क्या रह गया? बस हो गया बेटा इतना ही। ये क्वेश्चंस जो तुमको मैंने एक्स्ट्रा कराया ना, एक बार ट्राई करके देख लेना। अच्छा ये ग्राफ तुम एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन फिर कभी प्रैक्टिस सेशन में करा दूंगी मैं। बाकी हमारा हो गया है। ये क्वेश्चन और देख लो एक 1 1 और 2 के लिए। 1 1 कैसे चेक करते हो तुम लोग? कोई फंक्शन है कि नहीं है? एक तो तरीका वो होता है, तुम लोग fx1 = fx2 लेके चलते हो और लास्ट में क्या प्रूव कर देते हो? x1 = x2, x1 इक्वल ठीक टू है। x। पर वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। फिर तुमको एक शॉर्ट भी बताया गया होगा, अगर भी डायरेक्टली चेक करना है तो अगर 1 1 फंक्शन है ना, वो तो या तो बिल्कुल इंक्रीजिंग ही होगा, खाली इंक्रीजिंग, या फिर वो डिक्रीजिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, नहीं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या चेक करते हो तुम? क्या निकाल लेते हो? इसका डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव ही आ जाता है तुम बोल देते हो डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो तुम क्या बोल देते हो? इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही केस में 1 1 तुम बोलोगे उसको। ऐसा मत बोल देना कि इंक्रीजिंग में 1 1 है डिक्रीजिंग में नहीं। अगर बढ़ रहा है या घट रहा है दोनों ही केस में 1 1 है। अगर तुम्हें श्योरिटी नहीं है ना कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो फिर तुमको
वन वन पे ऐसे ऐसे बिल्कुल टिक नहीं मारना है। जैसे यहाँ पर भी जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, इसका डेरिवेटिव लोगे, तो तुमको ना ऐसे पता नहीं चलेगा डायरेक्टली कि ये प्रॉपर इंक्रीज ही हो रहा है या डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि वो कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव हो रहा होगा, कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो रहा होगा। तो इसी वजह से ये एक ऑप्शन दे रखा है कि इस इंटरवल में ये वन वन हो रहा होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? उसको जब तुम, ये मैं होमवर्क ही है तुम्हारा, करके देखना, इसको डेरिवेटिव लेना, तुम डेरिवेटिव लोगे। अच्छा, डेरिवेटिव भी ऐसे सीधे मत लग जाना, कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही है उसको सिंप्लीफाई कर लो। तुमको दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये दोनों इकट्ठा करके डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा ना, तो इसको इकट्ठा कर लो, प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो 1 ही बन गया, 1 प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो देखो ये इजी हो जाएगा तुम्हारा, और फिर इसको u बाई v से कर लेना। ठीक है, कुछ आएगा उसको चेक करना है तुम्हें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। कर लोगे, ये मैंने तरीका बता दिया तुम्हें। और उसके लिए ऑन टू के लिए क्या करते हो? विवेक कौन सा इजी बोल गया क्वेश्चन?